दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ अभय राजपूत। और आइए जानते हैं गगन जी से। कल मूलांक 4 के बारे में पूछा था, उन्होंने पूरा कंप्लीट कराया। आज हम मूलांक 5 के बारे में जानना चाहेंगे। और गगन जी मूलांक 5 के बारे में बताएं आज। जैसे कि हमने कल आपको बताया मूलांक 1, मूलांक 2, मूलांक 3 और मूलांक 4। इसी तरीके से हम बात करते हैं मूलांक 5 की। अब मूलांक 5 में जो तारीखें आती हैं, अब मैंने आपको जोड़ना तो बता ही दिया था, लेकिन फिर भी हम एक बार और जोड़ना बताएं, क्योंकि हमारे जो नए दर्शक हमसे जुड़े होंगे उनको नहीं पता होगा, तो हम एक बार और दोबारा जोड़ने का तरीका बता देंगे हम आपको। तो मूलांक जो 5 होता है, ये आपकी 5 तारीख, 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख, ये मूलांक 5 के जातकों के लिए, जो जातकों का जन्म है इस डेट को होता है। ठीक है। आपको कभी पहचानना है कि हमारा मूलांक 5 है या नहीं है, तो आप ये 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख आप देखिए, इससे आपको पता लग जाएगा आपका हमारा मूलांक क्या है। अब जोड़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एक बार और बता दो। 5 तारीख तो मूलांक 5 का 5 ही होता है, क्योंकि हमें सिंगल अंक पे लाना होता है। ठीक है ना। इसी तरीके से आती है 14 तारीख। अब 14 तारीख में लगाओ 4 और 1 5, तो मूलांक 5 ही होता है। इसी तरीके से आती है 23 तारीख, 3 और 2 5, तो उसमें भी 5 ही आता है मूलांक। अब ये जो मूलांक होता है, ये है बुध। इसका जो ग्रह का स्वामी है वो है बुध। अब आप कभी भी देखना, सारे ग्रहों में से सबसे छोटा जो ग्रह माना जाता है वो माना जाता है बुध को। सबसे छोटा ग्रह बुध को माना जाता है, और ये सूर्य के सबसे तेजी से चक्कर लगाता है। बुध सबसे तेज सूर्य के चक्कर लगाता है बुध। अब इसकी उत्पत्ति पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसका जन्म कैसे हुआ। तो ऐसा था, एक बार भगवान विष्णु, जो शिव पुराण के अंदर कथा है, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को पैदा किया था। बिल्कुल। सबसे पहले अब ब्रह्मा जी ने 7 ऋषियों को पैदा किया था, जिसे सप्त ऋषि कहा जाता है। अब सप्त ऋषि में से एक थे अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि के पुत्र थे चंद्रमा। अत्रि ऋषि के पुत्र थे चंद्रमा। अब चंद्रमा, एक दिन क्या हुआ, चंद्रमा की जो बृहस्पति हमारे जो गुरु हैं, इनकी पत्नी थी तारा। तो एक बार इनका युद्ध हुआ बृहस्पति और चंद्रमा का गुरु से। तो युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में इन्होंने, चंद्रमा ने जीत हासिल की। अब जीत हासिल करके इन्होंने क्या किया, जो गुरु हमारे जो बृहस्पति देव हैं, उनकी पत्नी का हरण कर लिया। अच्छा। जब उनका हरण कर लिया तो उनका अपने महल में लिया है चंद्रमा। तो जब अपने महल में चंद्रमा ले आते हैं, तो अब बृहस्पति जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी, ऐसी बात हुई है कि युद्ध हुआ है और चंद्रमा हमारी पत्नी को हरण करके ले गए। तो कोई बात नहीं, तो कुछ असुर चंद्रमा के समर्थन में थे कि आपने अच्छा किया। अच्छा, चंद्रदेव के, बृहस्पति देव की पत्नी का आपने हरण किया, तो आपने अच्छा किया। तो कुछ जो दानव थे ना, वो चंद्रमा के पक्ष में थे। अच्छा। अब गुरु के पक्ष में कोई नहीं था। तो क्या हुआ, उसके बाद एक तरफ तो पक्षधार हो गए, क्योंकि वो उनकी थोड़ी सी पावर बढ़ गई ना, क्योंकि वो दानव भी उनके साथ होगा, आपने अच्छा किया, क्योंकि उनकी दुश्मनी थी दानव की गुरु बृहस्पति के साथ। तो जब लड़ाई हुई तो शिव को भी ये बात पता लगी। अच्छा। हमारे शिव को पता लगी कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तो कोई बात नहीं, शिव ने, अब शिव जो अत्रि जो ऋषि थे, वो शिव ने उनको, मतलब अत्रि ऋषि ने शिव को शिक्षा दी थी। अच्छा। जैसे गुरुकुल के अंदर पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वो हो गए बृहस्पति के साथ। अच्छा। अब जब वो बृहस्पति के साथ हो गए, तो बृहस्पति के साथ वो बृहस्पति, शिव ने बोला चलो मैं चलता हूँ साथ में आपकी पत्नी को छुड़वाने। कोई बात नहीं, वो गए युद्ध में, तो उन्होंने युद्ध जीत लिया। अब चंद्रमा से उनकी पत्नी जो थी तारा, बृहस्पति की पत्नी, उनको छुड़ा लाया अपने घर में, अपने महल में ले आए। तो कुछ दिन बाद क्या होता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, मतलब उनकी तारा। तो उनको शक जाता है कि पुत्र किसका है, क्योंकि आप वहाँ चंद्रमा के घर भी कुछ दिन व्यतीत करके आए हो। अच्छा। तो बृहस्पति देव गुस्से में बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र, मेरे क्षेत्र के अंदर इस नाजायज बच्चे का, या इस गर्भ का, जैसे बच्चा पैदा होता है ना, इसका जन्म यहाँ इस क्षेत्र में नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं, अपनी दैवीय शक्ति से उनकी जो कोक होती है ना, जहाँ एक बच्चा जन्म लेता है, उस कोक को वो एक जो झाड़ियाँ वगैरह होती है, झाड़ी, वहां पे रख देते हैं अपने मंत्र से। पहले टाइम पे एक मंत्र काम होते थे, तो उस कोक को मतलब वहां रख देते हैं। अब इसमें क्या है,
वो मतलब पत्नी तो जीवित रहेगी, पत्नी तो अपना उनके साथ रहेगी वैसे भी जैसे भी। तो उनका कोक का जो हिस्सा था, इतना हिस्सा, वो एक झाड़ी के अंदर रख जाते हैं। कोई बात नहीं, तो उनसे पूछा जाता है कि अभी भी बता दो, तारा से बृहस्पति पूछते हैं अभी बता दो किसका पुत्र है। तो उसको शर्म आती है पत्नी को उनकी, तो वो बताती नहीं है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे दिन व्यतीत होते हैं आगे। तो एक बच्चे का जन्म होता है, बहुत खूबसूरत बच्चे का। और वो इतना खूबसूरत बच्चा था कि पूरी मतलब उस टाइम पे जो पूरे देवलोक और दानव लोक में ऐसा कोई बच्चा इतना खूबसूरत पैदा नहीं हुआ। तो बृहस्पति देव और चंद्रदेव को उत्सुकता उठती है कि ये बच्चा इतना खूबसूरत किसका है। फिर वही बात उठती है कि तारा बताओ ये बच्चा है किसका। तारा तब भी कुछ बात नहीं बोलती। ब्रह्मा जी के पास जाया जाता है, ब्रह्मा जी से पूछा जाता है कि तारा बताओ ये बच्चा किसका है। तब भी वो कुछ नहीं बोलती। तो जब बुद्ध उस टाइम पे हो चुका होता है, इतना मतलब उनके अंदर थोड़ी लैंग्वेज होती है। उस टाइम पे एक कथा है, मैं उस के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसे डीप में जाओगे तो वो बच्चा कैसे बोलने लगा, ये वाली बात नहीं, मैं एक चीज को बता रहा हूँ जो एक कथा बताई गई है। तो फिर वो बच्चा पूछता है, माँ तुझे किस चीज की दिक्कत है जो तू ये नहीं बता रही कि मेरा बाप कौन है, मेरा पिता कौन है। अच्छा। और अगर तू अपना मुंह इसी तरीके से बंद रखेगी तो मैं तेरा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। अच्छा। उसने ये सवाल उठाया बुद्ध ने। तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि ये चंद्रमा का पुत्र है। तो चंद्रमा का पुत्र, हाँ चंद्रमा का पुत्र है। तो उन्होंने ये जवाब दिया। तो फिर क्या हुआ, चंद्रमा ने अपने उस पुत्र को वरदान दिए कि तुमने मतलब इतनी साहस से अपनी पत्नी को बताया, सच बोलने पे कबूल करवाया, तो इसका मतलब आप एक बुद्धि के देवता बनोगे। आपने बुद्धिमत्ता से इतने लोग नहीं करा पाए, चुप थे, तो आपने बोला कि क्यों चुप हो, आप क्यों उस चीज को नहीं बता पा रही हो कि आपके पिता कौन है, इसमें शर्म किस बात की है ना। तो फिर इसी चीज को लेके सबने उनको वरदान दिया कि आपको सारे ग्रहों में से एक बुद्धिमत्ता की शक्ति दी जाएगी। अच्छा। इसमें सबसे ज्यादा बुद्धि होगी ना, तो बुद्ध ग्रह को ही बन जाएगी और वो सब ग्रहों के चहीते बनेंगे। अच्छा। सबसे छोटे हैं ना वो। अब ऊपर में हमारे परिवार में कोई बच्चा सबसे छोटा होता है तो सबसे ज्यादा उसी की आदमी वो करता है प्यार वगैरह। तो इस तरीके से बुद्ध जी का जन्म हुआ। ये बुद्ध ग्रह की उत्पत्ति थी। अब मैं इनकी कुछ खास बात बताता हूँ मूलांक 5 वालों की। अब मूलांक 5 में मैंने आपको बताया 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख। ठीक है। जिन भी जातकों का इस तारीख पर जन्म हुआ है वो मूलांक 5 के माने जाएंगे। अब इनके अंदर खासियत क्या होगी, अब आपने देखा होगा कि इनके अंदर खासियत ये होगी, एक तो हम काम करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम कोई जॉब करते हैं तो कुछ जॉबें ऐसी होती हैं जो जैसे कि मान लो हम कोई वैसा काम, जैसे हम एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, जूता बना रहे हैं। अब कल भी आके हमें जूते ही बनाने, परसों भी आके जूते ही बनाने, अगले दिन भी आके जूते ही बनाने हैं। तो ये जो 5 मूलांक के लोग हैं इनको एक ही काम रोज रोज पसंद नहीं है। अच्छा। इनको चाहिए हमेशा कुछ नया। मतलब एक ही काम ये डेली नहीं कर सकते। अच्छा। तो इसलिए किसी काम में टिके हुए नहीं रह सकते। अच्छा। इनको चाहिए क्रिएटिविटी का काम। अच्छा। जो हर दिन बदले नया काम, हर दिन नया कुछ, जैसे कि पेंटिंग बनाना, और जैसे कि घर का पेंट या घर की डिजाइनिंग या किसी और चीज की डिजाइनिंग का जो काम। मतलब ये है कि 2-4 दिन के बाद कोई नया, फिर कुछ नया, फिर कुछ नया, इस तरीके से चाहिए इनको। हर चीज में नया चाहिए। इसी तरीके से इनके अंदर एक खासियत और पाई जाती है, 7 साल का बच्चा हो या 55 साल का एक बुजुर्ग हो। अच्छा। ये उन दोनों से उसी लहजे में बात कर सकते हैं। अगर ये 5 साल के बच्चे से बात करेंगे तो ये बिल्कुल 5 साल के बच्चे ही बन जाएंगे। अच्छा। और ये अगर 50 साल के बुजुर्ग से बात करेंगे तो 50 साल के बुजुर्ग ही बन जाएंगे। अच्छा। मतलब इनके अंदर एक खासियत पाई जाती है, ये जो एक पानी होता है ना, वो जिस आप बर्तन में रखो उसी का आकार ले लेता है। ये भी इसी तरीके से हर एज में दूसरे को, किसी एज में के लोग से वार्तालाप कर सकते। इसी तरीके से मैंने बताया। अब इनके अंदर एक चीज और होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि थोड़े जैसे कि लोग कहते हैं ना कि आप एक, जैसे कि आप घूमने का, आप बहुत लोग होते हैं कि एक जगह ठहर के काम करने का पसंद, इनका मन क्या करता है कि मैं घूमूं, बाहर फिरूं, मतलब अपने आप को घुमाता रहूं, मतलब ठहरूं ना, क्योंकि ये सबसे तेज चीज है। इनको आप एक जगह टिक के, आप किसी भी चीज में टिक के इनको काम करवा ही नहीं सकते। अच्छा। मूलांक 5 वाले ये हमेशा इधर उधर करके काम करते ही रहेंगे। हाँ, इनके अंदर एक खासियत और होती है
इनके आगे आप कितनी भी मुसीबतें इनके आगे रख दो, ठीक, मतलब कितनी भी इनके आगे संकट आ जाए, लेकिन कभी इन्हें हिम्मत नहीं हारते। अच्छा, ये हमेशा दोबारा उसी तरीके से खड़े हो जाएंगे। जिसकी आपने देखा होगा कि कोई किसी के पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ करता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं वो भी करूंगा। आपने कुछ लोग देखे होंगे, सोचते हैं यार इनके, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई मजदूरी होता है, कोई मजदूरी करने जा रहा है, तो वो आपके देखो कुल्हाड़ी भी लेके जाएगा, कुछ पेड़ काटने होंगे तो आपने देखो कुछ षड्यंत्र वाले लोग होते हैं जो सोचते हैं यार ये क्यों कुछ कर रहा है, मैं इसके कुछ षड्यंत्र करूँ इसके खिलाफ, तो वो उसकी कुल्हाड़ी को भी छीन लेंगे या फेंक देंगे या चुरा लेंगे। अब वो और भी खाली हाथ हो गया तो वो और दुखी हो जाएगा कि यार मेरे पे, तब वो भी चला गया हथियार। इनके पास क्या है, आप इनसे सब कुछ भी छीन लो तो ये अपने काम में टिके रहेंगे, कहीं से भी ये करें, इनके पास कुछ भी ना हो ये तब भी अपने काम को, और ये फिर दोबारा खड़े हो जाएंगे। मतलब ये दोबारा बैक पंच एकदम से मारते हैं, है ना, ये इनके अंदर खासियत होती है। अच्छा, और बाकी इनकी बहुत खासियत है। और फिर मैं आपको एक चीज पे और बात करता हूँ। अब आता है मूलांक 6। अब मूलांक 6 की जो मूलांक 6 की तारीखें हैं जिसमें जातक पैदा होते हैं वो 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख। ठीक है। अब मैंने जो जैसे बताया, जो फॉर्मूला पहले यूज होता है जोड़ने में, वही हर चीज में यूज होगा अब तक जो होगा। तो अब इनके अंदर इनकी उत्पत्ति बता देते हैं थोड़ी सी। बिल्कुल। ये शुक्र ग्रह है। अच्छा, ये शुक्र ग्रह 6 तारीख के शुक्र है। तो क्या हुआ था, ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापतियों को जन्म दिया था। अच्छा। उसमें से एक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे भृगु ऋषि। अब भृगु ऋषि की ही संतान है शुक्र। अच्छा। अब भृगु जो ऋषि थे ये उससे पहले ही ज्योतिष के बहुत बड़े महारथी थे, क्योंकि एक भृगु संहिता नाम से एक पुस्तक आती है। वो पुस्तक कुछ फेस रीडिंग के ऊपर है, मतलब आप चेहरा देख के बता सकते हो कि ये भविष्य में क्या करेगा या क्या करके आया है। पूरा चेहरे फेस रीडिंग के ऊपर है, वो पूरी की पूरी भृगु संहिता नाम की एक पुस्तक है। तो वो जो शुक्राचार्य जो है ना, उनके पिता ने ही वो संहिता लिखी हुई। अच्छा, भृगु संहिता। अब मैं थोड़ा सा मूलांक 6 वालों की विशेषताएं बता देता हूँ। जैसे मैंने मूलांक 5 वालों की बताई, इसी तरीके से मैं मूलांक 6 वालों की विशेषताएं बताता हूँ। अब मूलांक 6 वालों की विशेषता क्या होगी, आपने एक चीज देखी होगी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर टमाटर भी लेने जाएंगे तो पहले अपने जूते, कपड़े, सेंट लगा के, नहा के इस तरीके से जाएंगे बन ठन के। तो ये अपने पर्सनैलिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अच्छा। इनको बन ठन के रहना हमेशा बहुत पसंद है। मैंने आपको बोला ना, टमाटर भी लेने जाएंगे तो ये घर से बाहर ही तब निकलेंगे जब पहले अपने आप को पूरा देखेंगे कि मैं कहीं से गलत तो नजर नहीं आ रहा। मूलांक 6 वाला, क्योंकि शुक्र मतलब लग्जरी। अच्छा। शुक्र का मतलब ये होता है कि अच्छा दिखना, अच्छा चमकना। मैं इसी चीज को लेके एक चीज को आप जोड़ता हूँ एक चीज से, आप खुद बताइएगा, वो मगर आप खुद इस चीज को समझिएगा। तो आपने एक चीज देखा होगा, मोमडन जो मुसलमान, जो हमारी कम्युनिटी है, मुसलमान में आपने देखा होगा शुक्रवार की वो नमाज पढ़ते हैं। तो कभी भी आपने मुसलमानों के अंदर देखा होगा वो हमेशा बन ठन के रहते हैं। बिल्कुल। सेंट, परफ्यूम ये हमेशा लगा के रखते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो शुक्र को मानते हैं। अच्छा। वो चीज तो बहुत लंबी हो जाएगी, देखो चीज में फिर क्योंकि वो दानवों के गुरु माने जाते हैं, तो वो इसलिए दानव जो शुक्र है ना, लग्जरी है, अयाशी जिसे हिंदी में कहते हैं अयाशी। अच्छा। तो अयाशी के प्रतीक हैं। अच्छा। तो जो शुक्र के जो 6 के मूलांक के जो जातक होंगे उनके अंदर क्या क्या खूबियां पाई जाएंगी। एक तो वो लोग आपको मिलेंगे बियर बारों में अयाशी करते हुए, और जो आपने देखा होगा जो मुजरे वगैरह होते हैं पहले के टाइम पे, जो मुजरे वगैरह होते थे, अयाशी का जो अड्डा होता है उन चीजों में वो लोग ज्यादा पाए जाएंगे। और वो जो अगर उनमें जा रहे हैं ना, उनका अशुभ टाइम है, उससे वो दूरी बनाए। वो उनको अशुभता के तौर पे अशुभता की उधर की तरफ ले जाएंगे। अगर आप में ये आदतें आ रही हैं तो शुक्र वालों के अंदर, मतलब मूलांक 6 वालों के अंदर। इसी तरीके से वो ड्रिंक भी ज्यादा करते होंगे, मतलब जैसे कि ऐसे ड्रिंक नहीं जो आप पी रहे हो और नालियों में गिर रहे हो, वो नहीं, वो लग्जरी टॉप से, जैसे बड़े आदमी तुम देखो अच्छे जो बड़े घराने के लोग होते हैं वो लवली थोड़े बहुत पैक पीते हैं, तो इन तरह के शौकीन रखे हो। वो ऐसा क्यों होता है, ऐसा भी मैं आपको बताता हूँ। शराब जो होती है ये होती है शनि। अच्छा।
और शुक्र, मैंने आपको एक बार बताया था कि ये दोनों महबूबा है, लाल किताब में शुक्र और शनि महबूबा है। तो जो शुक्र का जो मूलांक का जो जातक होगा वो शनि की तरफ तो खींचेगा ही, क्योंकि वो उनका हस्बैंड ही एक तरह से माना तो। शनि जो शराब होती है ये शुक्र तो हो गया जातक, और शराब हो गई शनि, तो ये इसकी तरफ आकर्षित करती है लोगों को। बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं इनकी एक चीज़ और बताता हूँ। इनके अंदर एक चीज़ और होती है, ये लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अच्छा। इनके अंदर एक मदद करने का तो इतना गहरा भाव होता है। अगर आपके घर पे कोई भी, आप जैसे कि आप मूलांक 5 के जातक हो और आपके घर पे कोई भी अदर मूलांक का कोई भी अगर आपके घर पे आया, तो पहले तो आप उसको आदर भाव सम्मान करोगे। अगर वो कुछ मांगने आता है तो आप उसको मना नहीं करोगे। अच्छा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपके पास 4 रोटी है और वो कह रहा है मुझे भूख लग रही है, शाम कोई बंदा आता है, कोई भी आता है, तो आप उसको चारों की चारों रोटी दे दोगे। आप भूखे रहोगे लेकिन आप उसको भूखा नहीं जाने दोगे। मूलांक 6 वालों के अंदर ये खासियत पाई जाती है। वो अपना सब कुछ भी लुटा शुक्र होता है, शुक्र तो अपना सब कुछ भी लुटा सकते हैं, लेकिन वो दूसरे का आदर सम्मान में कभी पीछे नहीं हटते। अच्छा। मतलब जैसे कहते हैं ना आप, अतिथि देवो भव, अतिथि का सम्मान वो हमेशा सर्वोपरि रखते हैं, इसलिए। तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया मूलांक 6 के बारे में। अब हम बात करते हैं मूलांक 7 की। अब मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपको बताया था राहु और केतु का उत्पन्न जन्म कैसे हुआ। अब केतु का मैंने बता ही दिया, तो वो दोबारा रिपीट करने का उसका कोई वो नहीं रहता। तो मैं आपको सीधा बात करता हूँ, जो मूलांक 7 है इसका जो ग्रह है ये है केतु। मूलांक 7 वालों का। अब 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख, इस तारीख में जो भी जातकों का जन्म हुआ है उनको वो समझे कि मेरा मूलांक 7 है, वो मैंने जोड़ना आपको बता ही दिया। अब इन जातकों के अंदर कुछ खूबी क्या पाई जाती है मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कोई भी बिजनेस कर रहे होंगे, तो इनका बिजनेस ना हमेशा डाउन ही रहेगा। अच्छा। डाउन क्यों रहेगा? क्योंकि इनके पास दिमाग नहीं है उसको चलाने के लिए। या तो वो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे होंगे तो वो अपने बिजनेस को साथ में उठा सकते हैं, और अगर वो अकेले अपने दम पे बिजनेस कर रहे होंगे तो बिजनेस में बहुत स्ट्रगल होगा। अच्छा। क्योंकि उनके पास हाथ हैं, वो मेहनत कर सकते हैं लेकिन वो माइंड नहीं चला सकते। अब आपका एक कारखाना है, आप अपने कारखाने में मजदूरी का काम करोगे या उस कारखाने को आगे बढ़ाने के लिए लोगों से मिलोगे, या अपने जो प्रोडक्ट तुम्हारा होता है उनसे आप लोगों से मिलजुल के जोड़ोगे भी तो। वो बैठने की बात करने के लिए माइंड चाहिए, वो माइंड आपके पास है नहीं, तो आप सिर्फ मेहनत ही तो कर सकते हो। तो आपके लिए आपको एक ऐसे पार्टनर को चुनना होगा जो आपके लिए काम करे, जो आपके लिए लोग क्लाइंट पकड़ के लाए, क्लाइंट आपके प्रोडक्ट से जोड़े कि हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं या जैसे भी करके, तभी वो उस चीज़ में कामयाब होगा, नहीं तो वो कामयाब नहीं होगा। अब इनके अंदर डिप्रेशन भी बहुत पाया जाता है, क्योंकि ये थोड़ी घर फैमिली और इधर उधर को लेके बहुत चिंतित रहते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं। अच्छा। इनके अंदर एक प्रॉब्लम और बताता हूँ, केतु वालों के अंदर सर से नीचे की जो भी प्रॉब्लम है, पेट की, डाइजेशन सिस्टम, घुटनों का दर्द, एड़ियों का दर्द, और कभी कभी इनके अंदर थोड़ा थोड़ा शारीरिक कमजोरी भी आ जाती है। अच्छा। ये चीज इनके अंदर पाई जाती है हमेशा मूलांक वालों के अंदर। मूलांक 7 वालों के अंदर ये भी अपनी कोई भी बात जो होगी ना, कोई भी बात होगी जिसकी आपने कोई बात करी, इस बात को खुद अपने आप से चिंतन नहीं करेंगे, आपको दूसरे को बताएंगे। अच्छा। उस बंदे ने मेरे से ये बात करी है तो मैं उसका कैसे जवाब दूं। अच्छा। खुद वो जवाब नहीं दे पाएंगे, किसी बंदे से ही पूछ के जवाब देंगे, क्योंकि इनके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है। अच्छा। इनके अंदर एक चीज और पाई जाती है, पैसा कमाने की, कि मतलब इनके अंदर। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मूलांक 5 वालों की, वो मैंने थोड़ी मिस हो गया। मूलांक 5 वालों के अंदर ऐसे टॉपिक बहुत जल्दी आते हैं कि पैसा जल्दी से जल्दी कैसे कमाया जाए, एकदम से विचार आता है जल्दी से जल्दी पैसा कमाया जाए, और इनके अंदर एकदम से आइडियाज बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। मूलांक 5 वालों के, मतलब जो बुध को रिप्रेजेंट करते हैं ना मूलांक 5 वाले, इनके अंदर एकदम से आइडियाज बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। जैसे कोई भी काम करना हो, जैसे कोई काम फंस गया, यार ये काम कैसे हो रहा है, मतलब नहीं हो पा रहा, तो आप तो सोचोगे, इनके तुरंत आइडिया आ जाएगा, शॉर्ट फॉर्म का, जैसे शॉर्टकट होता है ना किसी काम को, एकदम से आइडिया आ जाएगा इनके अंदर। इसी तरीके से तो केतु के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसी तरीके से केतु के बारे में मैंने आपको, केतु जो होता है थोड़ा थोड़ा कैसा होता है, इनके अंदर अध्यात्म को लेके भी रुचिता बहुत होती है। जितने भी आपको 7 नंबर के मूलांक के आदमी मिलेंगे, अब इनके अंदर क्या होगा, ये साधु संतों के पास बैठना, इनके अंदर एक रुचि होगी अंदर से कि मैं साधु संतों के पास बैठूं, इनसे इन ज्ञान की दीक्षा लूं, कुछ ज्ञान सीखूं, कुछ आध्यात्मिकता को सीखूं। तो इनके अंदर कुछ चीजें ऐसी पाई जाती हैं, जैसे कि
मंदिर के अंदर कीर्तन होते हैं, थोड़ा दान पुण्य का काम होता है, इनके अंदर भी पाया जाता है। अच्छा। यही बृहस्पति वालों के अंदर भी पाया जाता है, जो गुरु है। अच्छा। जो मूलांक 3 है उनके अंदर भी मैंने आपको पहले बताया था। तो यही चीज इनसे, क्योंकि जो केतु है ये आध्यात्मिक की तरफ ले जाता है। अच्छा। किसी की भी कुंडली में आप कभी भी आप देखिएगा, अगर केतु 12वें खाने में अगर आज आ गया है आपका केतु आपके, तो आप किसी भी बच्चे को देख के बता सकते हैं ये बड़ा होके साधु बनेगा। अच्छा। क्योंकि वो परिस्थिति अपने आप ही पैदा हो जाएगी घर के अंदर कि वो साधु, जो साधु होते हैं ना हमारे साधु संत, जैसे योगी जी हमारे, अब वो 18-22 साल के बीच में तो घर पे रहे, फिर वो घर को छोड़ के अपना सन्यास की तरफ उनकी रुचि उठी। इसी तरीके से मूलांक 7 वालों की एक रुचि उठती है अच्छा अध्यात्म की तरफ। तो उनको ज्यादातर लोग एडवाइस देते हैं, ज्योतिष या आप किसी के पास जाइएगा एक्सपर्ट के पास, तो वो एडवाइस देंगे जिनका जो केतु है ये खान नंबर 12 में अगर होगा तो इनको एडवाइस ये दी जाएगी कि आप साधु संतों से दूरी बना के रखें। अच्छा। क्योंकि साधु संत आपको बहुत जल्दी आकर्षित करेंगे। आकर्षित क्या करेंगे? क्योंकि वो है ही आध्यात्मिक तरफ, तो एक मैग्नेट है जो आध्यात्मिक तरफ उनको खींच रहा है। ऐसी इसी तरीके से देखो, आप पुराने लोगों को किसी भी तरीके को जो घर से निकल के साधु संत बने होंगे, अब हर कोई तो साधु संत नहीं बन जाता, आपने देखा होगा। अगर आपके पूरे मोहल्ले के अंदर, ये पूरा आपका एरिया है, इस एरिया के अंदर अगर मान लो 1000 आदमी रहते हैं, 1000 लोगों की आबादी रहती है, तो उसमें से एक आदमी ही ऐसा होगा जो आगे जाके साधु बनेगा। नहीं तो 999 आदमी उनका कोई रुचि नहीं है साधु बनने में, तो ग्रह उनसे वो काम करवाता है। अच्छा। तो मैंने बोला ना 12वें खाने में अगर केतु होगा तो ऑटोमेटिक आप वहाँ खींचे चले जाओगे। इसी तरीके से गौतम बुद्ध की कुंडली में भी कुछ ऐसे ही योग बने थे। अच्छा। जब किसी ऋषि ने उनकी एक भविष्यवाणी की थी उनके पिता से कि ये बड़ा होके बहुत बड़ा बुद्ध बनेगा इस पृथ्वी का, वर्तमान में बहुत बड़ा बुद्ध की एक पदवी प्राप्त करेगा, लेकिन उस बुद्ध को उस टाइम को जब ये पैदा हो, ये बुद्ध बनेंगे, तो उस टाइम मैं नहीं हूँगा इस पृथ्वी पे, तो मैं अभी इनके हाथ, मतलब इनका चरण स्पर्श करने आया हूँ आपके पास। तो राजा को ये बात गलत लगी, क्योंकि कौन बेटा चाहेगा कि मेरा बेटा सन्यास की तरफ जाए। तो उन्होंने बुद्ध के पिताजी को, जो बुद्ध के पिताजी थे, अब उन्होंने सोचा कि ये सब ऐसी बोल गए होंगे अपना। बिल्कुल। अब ये जब घटना घटी तो उनको ये भविष्यवाणी उनकी गुरु की याद आई कि उन्होंने एक दिन ये बात कही थी। तो जो अध्यात्म गुरु होते हैं वो इस चीज को पहचान लेते हैं, क्योंकि कुंडली पहले जो एक ऊर्जा होती है ना, जो कोई आदमी ध्यान करता है तो एक औरा मंडल उसमें आ जाता है, तो वो कुछ ज्ञान रखता है कि पृथ्वी पे कौन सी आत्मा का कब जन्म होने वाला है और वो आगे फ्यूचर में क्या करने वाली है, वो उनको पहले उसका आभास हो जाता है। इसलिए वो गुरु आपको पहले समझा देते हैं। और इसी तरीके से देखो ग्रह काम करते हैं। अब हम कुंडली दिखाने अगर जाते हैं आपके पास, तो कुंडली में वही योग बने हुए होते हैं, क्योंकि जब आप पैदा होते हो ना, कभी भी आप पैदा हो गए तो वो इस ब्रह्मांड के अंदर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, जो गोल गोल घूम रहे हैं ना ग्रह, तो जैसे ही आपका जन्म हुआ, अब जन्म कैसे माना जाता है, नर्स जो आपका टाइम लिखती है ना, वो टाइम कब लिखती है? जब आपकी नाल, जो बच्चे की एक नाल होती है, जब वो काटी जाती है, उस समय टाइम लिखा जाता है। उस समय उस टाइम को लिखा जाता है, क्योंकि जब तक नाल नहीं कटी तो वो बच्चा अपने माँ के ही संपर्क से सांस ले रहा है, पृथ्वी के सहयोग से सांस नहीं ले रहा। बिल्कुल। तो जैसे ही उसकी नाल कटती है तो एकदम से उसका संपर्क माँ से टूटता है, तो तभी उन गिरोह की फोटो खींची जाती है, मतलब उस टाइम को पीरियड को लेकर कि ये गिरह इस टाइम एक स्क्रीनशॉट जैसे हम लेते हैं किसी वीडियो का, तो जहाँ आदमी जहाँ होता है वहीं रुक जाता है, इसी तरीके से जो ग्रह जहाँ होता है वहीं रुक जाते हैं। अच्छा। तो फिर उन्हीं ग्रह को देख के योग बनते हैं कि ये बच्चा आगे क्या करेगा। ये बात। अब वो आपने देखा होगा, आपने एक चीज बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोगों का सवाल होता है कि 9:50 पे 3 सेकंड पे इस पृथ्वी पे हजारों बच्चे पैदा होते हैं, तो उनका एक ही भविष्य क्यों नहीं होता? इस बात को मानते हो? बिल्कुल। अब लेकिन क्या होता है, इस ज्योतिष के अंदर जो हम टाइम जो हमारा 24 घंटे का चलता है ना, इसकी एक बहुत बारीक से बारीक एक लेयर होती है टाइम की, सेकंड के भी 1000वें हिस्से की एक लेयर होती है, जिसको हम कहते हैं घटी। उससे भी नीचे उसे कहते हैं अंश। अच्छा। उस अंश से भी नीचे फिर कैलकुलेशन होती है ज्योतिष के अंदर। अच्छा। तो जो लोग यूं कहते हैं ना कि 9:16 पे और 3 सेकंड पे ऐसा सबका किसी का सब बच्चे पैदा हुए हैं, तो इनका बस अलग क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है, जब गणना होती है ना, टाइम वो उनका बिल्कुल फिक्स तो है नहीं, लेकिन वो लगता है ये फिक्स टाइम है, हमको लग रहा है। लेकिन जब उनकी घड़ी, क्योंकि आपने मेरे से एक सवाल किया कि 9 बज गए, तो आपने जब मेरे को बोला ना 9 बज गए,
तो ये जब आपने खत्म करा 9 बज गए, तो 9 बजे नहीं, उससे आगे टाइम कूद गया, टाइम तो आगे चला 9 गया ना। मतलब 9 बज गए तो इतने में कितना बड़ निकल गया ना। आप एक ही पानी के अंदर, कोई नदी बह रही है, बिल्कुल उसी नदी के अंदर आप गए, बिल्कुल और फिर वापसी आ गए, तो उसी नदी के अंदर आप दोबारा नहीं जा सकते, क्योंकि पानी भी चेंज होगा, बिल्कुल सब कुछ आप तो वही रहोगे, लेकिन पानी तो नया आ गया ना। इसलिए इसी तरीके से टाइम ये बह रहा है, तो इस टाइम को, ये टाइम रुका हुआ नहीं है कि तुरंत सेकंड से मिली सेकंड अंश घटी, उससे भी बहुत अंश नीचे, ये टाइम बहता जा रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे ये बताना चाहता था। अब हमने आज मूलांक 7 तक बात करी, और कल हम थोड़ा इससे आगे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी, आपसे कल फिर मुलाकात करते हैं, और हमारे दर्शकों को कल 8, 9 और 10 के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताना।